आज हम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का फ्राइडे वाले दिन 6/12/2025 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था, आज हम उसका पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट 51 से लेकर 100 तक जो एमसीक्यूज पेपर में आए वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम 50 एमसीक्यूज के अंदर बेसिकली दो बड़े पोर्शंस कवर करेंगे, एक मैथ का और एनालिटिक्स का पोर्शन और दूसरा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट का पोर्शन। तो ये 50 एमसीक्यूज इन्हीं दो टॉपिक्स में से थे। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारे टेस्ट सेशन का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने इससे पहले हमारे इसी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के टेस्ट का पार्ट 1 नहीं देखा तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्लेलिस्ट के अंदर जो है इसी चैनल में वो मौजूद है। पहले आप उसी को देखें फिर आप इस तरफ आएं, क्योंकि यहां पर आपको जो है नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज 51 से ऑनवर्ड जो है वो मिलेंगे। आपको आसानी से जो है अपने मार्क्स एनालाइज करने में काफी हेल्प होगी। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है मैथमेटिक्स एंड एनालिटिक्स के। तो पहला हमारा सवाल है, व्हाट कम्स नेक्स्ट? 121, 144, 169, 196। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीरीज पर गौर करें तो ये किसी ना किसी चीज के हमें स्क्वायर लग रहे हैं। यानी कि अगर आप 121 को देखें तो ये 11 का स्क्वायर है, 144 को देखें तो ये 12 का स्क्वायर है, 169 को देखें तो ये 13 का स्क्वायर है और 196 को देखें तो ये 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब है नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आने वाला है वो 15 का स्क्वायर है। तो 15 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 225। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो अल्फा आएगा, यानी कि 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीक्वेंस 4, 9, 19, 39 द नेक्स्ट इज। स्टूडेंट, अगर आप इस पर गौर करें तो क्या किया गया है, यहां पर बेसिकली हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जमा किया गया है। जैसे देखें, और फिर अगला नंबर बनाकर उसको लिखा गया है। 4 × 2 8 हो गया और उसमें 1 जमा करें, 9 हो गया। 9 × 2 18 हो गया, उसमें 1 जमा करें, 19 हो गया। इसके बाद 19 × 2 38 हो गया, उसमें 1 जमा करें, 39 हो गया। इसी तरह 39 × 2 78 हो जाएगा और जब आप उसमें 1 जमा करेंगे तो 79 होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो बीटा आएगा, यानी कि 79। नेक्स्ट है जी, ड्रा एनालॉजी। यहां पर एनालॉजी जो है वो पूछी गई। तो बुक रीडिंग है, तो फॉर्क किससे मुतालिक होगा? ये इंग्लिश में पहले भी एमसीक्यू क्लियर हो चुका है। तो फॉर्क जो है ये बेसिकली ईटिंग से मुतालिक होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, ये भी एनालॉजी का सवाल है। हैंड में ग्लव होते हैं तो फुट में क्या होता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे, हैंड में ग्लव और फुट के अंदर जो है वो सॉक्स होती हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास अल्फा आएगा, यानी कि सॉक्स। प्लीज मेंशन द ऑड वन आउट। इनमें से 3 चीजें एक ही हैं, एक जो डिफरेंट है उसको आपने जो है वो मेंशन करना है। तो गौर से देखें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ये नेचुरल है और प्लास्टिक जो है ये सिंथेटिक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा डेल्टा, कि ये इनमें से मुख्तलिफ है। गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, ये नेचुरल है, जबकि जो प्लास्टिक है ये ऑड वन है। इफ 3x = 12 देन x = बड़ा इंपॉर्टेंट सिंपल एमसीक्यू था। वो कहता है 3x बराबर है 12 के, x की वैल्यू क्या होगी? तो दोनों साइडों पे हमने 3 को डिवाइड कर दिया, यानी x = 12 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, कि x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 4 आएगी। नेक्स्ट है जी, स्क्वायर रूट 169 किसका? इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो बेसिकली हमारे पास 13 आएगा। 13 × 13 169 बना ना। अब हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट्स जो है वो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 13 आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 10 and 20 is 15। यहां पर स्टूडेंट बेसिकली हमें यह बताया गया है कि 10 और 20 की एवरेज कितना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों वैल्यूज को जमा करके टोटल पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एवरेज = सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर जो है वो 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी,
15 ज़रब 6 तकसीम 3। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अभामी लगा, मैंने इसको मैनेज करके जो है वो सेट किया है। जब आप 15 को 6 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 90। अब 90 को जब आप 3 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 30, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 30 बनेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच कम नेक्स्ट 1 1 2 3 5 8 13। तो यहां पर अगर आप गौर से देख सकते हैं तो यहां पर बेसिकली सीरीज पैटर्न है बेसिकली सम का, यानी 1 प्लस 1 जो है 2 के बराबर है, 2 प्लस 1 जो है वो 3 के बराबर है, 3 प्लस 2 जो है, यानी ये साथ साथ वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। फिर इसी तरह 5 प्लस 3 जो है ये 8 के बराबर है, 8 प्लस 5 जो है ये 13 के बराबर है। तो 13 में से फिर आप ये 8 जमा करके क्या कहेंगे, ये 21 के बराबर हो जाएगा। यानी सिंपल ये है स्टूडेंट, ये जो दो क्लोज वाले अपना सीरीज है, वर्ड्स हैं, इनसे हैं, ये आपस में जमा हो रहे हैं। एक एक से जमा हुआ तो 2, 2 और 1 जमा हुआ तो 3, 3 और 2 जमा हुए तो 5, 5 और 3 जमा हुए तो 8, 8 जो है और 5 जमा हुए तो 13, 13 और 8 जमा होंगे तो जवाब क्या आएगा, 21 आएगा। If 25% of a number is 20, then number is, बेसिकली यहां पर हमें बताता है कोई अननोन नंबर है जिसका 25% जो है वो 20 बनता है, तो उस नंबर की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। तो 25% 20 है, नंबर क्या होगा, हम सपोज करते हैं नंबर x है, तो 25% x का क्या होगा 20, 25 ज़रब x इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जो है वो डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, 1/4 x इज इक्वल टू 20, यहां 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 80। व्हाट कम नेक्स्ट 1 4 4 16 64 256। बेसिकली ये हमें सीरीज है, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, और वो पैटर्न क्या है कि हम अगर x 4 था तो आंसर हमारे पास क्या आया, 4 आया, x1 x4 x4। इसी सीरीज में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 मल्टीप्लाई 4 4, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, जब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 256 आएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा वो 256 बनेगा। नेक्स्ट है, अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल साइड्स एंड स्लाइस्ड इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब हैव नो पेंट। थोड़ा डिफिकल्ट एमसीक्यू था, तो आप क्या कहेंगे, एक बिग क्यूब है जिसके 64 स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, तो 64 कैसे बना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब हम क्यूब को क्या करेंगे, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। जब 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट क्यूब की लेंथ होगी, 4 जो है वो विड्थ होगी, और 4 क्या होगी, हाइट होगी। अब हमने देखा कि हर एक में से हमें दो दो पार्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, जब दिखाई नहीं दे रहे तो उन पर पेंट भी नहीं किया जा सकता। तो कितने पार्ट हैं, टोटल 3, हर एक में से दो दो दिखाई नहीं दे रहे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 8। अब ये जो 8 है ये बेसिकली वो पार्ट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिन पर पेंट नहीं हो सकता, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इफ इट टेक 6 men 8 hours to dig a hole, how many hours would it take 4 men working at the same rate। बेसिकली स्टूडेंट यहां पर यह बताया गया है 6 आदमी हैं, 8 घंटे काम करके एक होल जो है वो खोदते हैं, तो 4 आदमी कितना घंटे काम करके वो होल खोदेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स, यानी 4x किसके बराबर हो गया, 48 के, x बराबर होगा 48 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 12 घंटे। नेक्स्ट है जी, इफ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर ईस्ट, देन 3 किलोमीटर साउथ, हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिकली हमें यह बताया गया है कि एक आदमी जो है वो 3 किलोमीटर चला किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, और फिर 4 किलोमीटर चला जो है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, फिर वो 3 किलोमीटर चला किसकी तरफ, साउथ की तरफ। तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, यानी यहां पे आने के लिए कितना टाइम, कितना जो है वो किलोमीटर तय करना पड़ेगा। तो देखें जो नॉर्थ से ईस्ट का डिस्टेंस है वही यहीं पर भी वही होगा ना, तो वो कितना है, 4 किलोमीटर, तो उसको कितना तय करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर जो है वो तय करना पड़ेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो हमारे पास आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट,
अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन etc अंडर आर्टिकल ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली स्टूडेंट यहां पर हमें बताया यह जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जो है एक पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है 63A के तहत। पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल जो 63A है ये पार्टी से इनहराफ यानी कि डिफेक्शन की बुनियाद पर नाअहली के बारे में है। अगर कोई रुकन अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दे, मसलन वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाब में एतमाद या अदम एतमाद के वोटिंग में या मनी बिल जो है बजट में, तो उसे पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर नाअहल किया जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, इलेक्शन टू फिल द सीट्स इन द सेनेट एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम डैश बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो याद रखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली यहां यह बताया गया स्टूडेंट कि पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के निजाम के तहत होते हैं, जिसमें ट्रांसफरेबल वोट जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तरीका जो है वो इस्तेमाल होता है। और याद रखेंगे ये जो आइन का आर्टिकल 59 है उसमें ये बात जो है वो मौजूद है, उसमें ये बात लिखी गई है। नेक्स्ट है जी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाब आएगा 213। आइन के आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का तरीका जो है वो दर्ज है, जबकि आर्टिकल 218 जो है वो क्या करता है, वो तश्कील जो है वो बेसिकली बयान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास वो आएगा 213, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री 213 आर्टिकल के मुताबिक और कमीशन की तश्कील जो है वो 218 आर्टिकल के मुताबिक होती है, ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। जो आर्टिकल 25 है ये रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ द सिटीजनशिप, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इन तीनों को एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। बेसिकली कानून की नजर में आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम शहरी बराबर हैं, इन्हें कानून के बराबर तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है, यानी शहरियों की बराबरी, कानून का मसावी तहफ़्फ़ुज़ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, ये तीनों के तीनों इसमें आ जाएंगे, इसलिए करेक्ट जवाब हमारे पास क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इनफोर्स्ड। तो इनफोर्स्ड जो है ये 14 अगस्त 1973 में हुआ। अगर आ जाता कौमी असम्बली में इसकी मंजूरी कब हुई, तो आप याद रखेंगे 10 अप्रैल 1973 में, सदर ने मंजूरी दी थी 12 अप्रैल 1973 में। और इसका जो इन्फोर्समेंट है यानी ये नाफिजुल अमल कब हुआ, तो आपने याद रखना है 1973 के अंदर जो है ये नाफिजुल अमल हुआ। नेक्स्ट है जी, हु एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर भी इसका आंसर बन सकता है एक तर्ज पर, लेकिन अगर आप एक्यूरेट आंसर की तरफ जाएं तो फिर प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट दोनों आना चाहिए। आर्टिकल 46 के मुताबिक वजीर आजम सदर को मुल्की खारजा पॉलिसी और कानून साजी के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह रखता है। और बेसिकली जो है वजीर आजम जो है और काबीना मिलकर जो है ये काम करती है। काबीना बेसिकली वजीर आजम को बताती है, फिर वजीर आजम क्या करता है, सदर को बताता है। तो ये भी डिपेंड करता है चेकर के ऊपर कि चेकर जो है वो कौन सा आंसर ठीक लगवाता है। प्राइम मिनिस्टर भी एक तर्ज पे बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो भी बेसिकली एक्यूरेट आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये 280 आर्टिकल्स पर जो है वो कॉम्प्राइज अप है। 1973 का आइन जो ओरिजिनल है उसमें 280 आर्टिकल है, बाद में तरमीम में के बाद इसमें कहीं कमी भी होती है, इजाफा भी होता है, लेकिन जो करेक्ट जवाब आएगा वो हमारे पास 280 आएगा। डैश आर्टिकल क्लेम दैट द प्रेसिडेंट हैज हेड ऑफ द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 41 सदर रियासत का सरबराह होगा और रियासत की वहादत की अलामत होगा। तो ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, स्टूडेंट याद रखेंगे ये आर्टिकल 41 के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट ऑफ फेयर ट्रायल। आर्टिकल 10A जो है ये शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल और अमूमन ड्यू प्रोसेस का हक देता है, ताकि
ये आर्टिकल 18वीं तरमीम के जरिए से जो है वो याद रखेंगे शामिल किया गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच आर्टिकल इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट द कमिश्नर एंड कमीशन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज आर देयर फंक्शन। तो इसका आंसर आएगा 220। आर्टिकल 220 के मुताबिक तमाम वफाकी और सूबाई इदारों में का फर्ज है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करें, मुकम्मल तावन करें। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आर्टिकल 220 आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, विच एनी आर्टिकल राइट विच हैज बिन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। बेसिकली आइन के आर्टिकल 8 से 28 में जो हकूक दिए गए हैं उन्हें बुनियादी हकूक या फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम कहते हैं, यही जवाब आएगा फंडामेंटल राइट्स। द पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किस पर कॉम्प्राइज अप होती है? आर्टिकल 50 के मुताबिक पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट और एक प्रेसिडेंट। तो ये कितना हिस्सों पर कॉम्प्राइज अप होगी? 3 चीजों पर, प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली जो है ये इन 3 चीजों पर जो है वो कॉम्प्राइज अप होगी। नेक्स्ट है जी, सेनेट कॉन्सिस्ट ऑफ मेंबर्स। तो इसका एक्यूरेट आंसर 96 आएगा। बेसिकली शुरू में 104 मेंबर थे, लेकिन जब फाटा को केपीके के साथ मर्ज किया गया तो फिर जो सेनेट की कुल नशिस्तें थी वो 96 रह गई। हालांकि इससे पहले कितना थी? 104 थी, याद रखेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास, क्योंकि लेटेस्ट है तो 96 आएगा। इलेक्शन टू असेंबली बी हेल्ड विद डैश डेज ऑन द एक्सपायरी टर्म 60 डेज। बेसिकली अगर कोई भी हुकूमत अपनी मियाद जो है पूरी करती है, मतलब अपना जो टर्म है 5 ईयर का वो पूरा करती है, तो फिर इलेक्शन जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर निगरान हुकूमत को करवाने होते हैं, ये उन पर लाजिम है। लेकिन स्टूडेंट अगर हुकूमत अपनी टर्म पूरी नहीं करती, पहले से डिस्क्वालीफाई हो जाती है, तो फिर ये याद रखेंगे इलेक्शन जो है वो 60 की बजाय 90 डेज के अंदर अंदर करवाने होते हैं। तो बहरहाल ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा आंसर 60 आएगा। आर्टिकल 224 के तहत अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाब कराए जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? 60 डेज। नेक्स्ट है जी, इलेक्शन टू फिल अ वेकेंट सीट ऑफ द सेनेट शैल बी हेल्ड इन 30 डेज। अगर सेनेट की कोई नशिस्त खाली हो जाए, कैजुअल वैकेंसी, तो आमतौर पर 30 दिन के अंदर उस पर इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है। और आइन में मुद्दत तो नहीं लिखी हुई, मगर सबका सेनेट एक्ट और प्रैक्टिस के मुताबिक यही मुद्दत है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना लाजिम है। द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पोल वोट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स 9। बेसिकली इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 9 है ये कमीशन को अख्तियार देता है कि अगर इंतखाबात में संगीन बेज़ब्तगियां हों तो पोल यानी वोट को कालादम करार दिया जा सकता है, या वोट को कालादम करार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है जी, द इलेक्शन कमीशन एम्पावर अंडर विच सेक्शन टू ऑर्डर रीकाउंट द वोट इन 1 और मोर पोलिंग स्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 95। दोबारा गिनती रीकाउंटिंग का अख्तियार जो है वो किस सेक्शन में है? सेक्शन 95 के अंदर। सेक्शन 95 का पार्ट 6 हमें बताता है कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को नोटिस देकर एक या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का हुक्म दे सकता है। इसके अलावा सेक्शन 95 पार्ट 5 में आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को भी मखसूस सूरतों में दोबारा गिनती का अख्तियार हासिल है। द स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर इज कंडक्टेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर। याद रखेंगे सेक्शन 62 के मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये उम्मीदवारों की नामजदगी फॉर्म की जो है वो सिक्योरिटी जो है यानी जांच पड़ताल जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है जी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इलेक्शन ऑफिशियल्स कैन बी टेकन बाय द कमीशन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 55। सेक्शन 55 का उन्वान बेसिकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अमले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है जी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट अंडर द सेक्शन 10। इलेक्शन कमीशन की तौहीन की सजा देने का अख्तियार
किस सेक्शन में है? सेक्शन 10 के अंदर इलेक्शन कमीशन को कॉन्टेम्प्ट यानी तौहीन के जुर्म पर सजा देने का अख्तियार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अंडर सेक्शन 206 व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टिकट्स मस्ट बी अवॉर्डेड टू द वुमेन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एट लीस्ट 5%। के सेक्शन 206 के मुताबिक हर सियासी जमात कम से कम 5% खवातीन को जनरल नशिस्तों के लिए टिकट जो है वो देगी। नेक्स्ट है जी, इलेक्शन विद इन पॉलिटिकल पार्टी शैल बी हेल्ड अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरवल बिटवीन टू इलेक्शंस शैल नॉट एक्सीड 5 years अंडर द सेक्शन 208। सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात ज्यादा से ज्यादा कितने सालों बाद जो है वो होंगे? 5 साल बाद। सेक्शन 208 हमें बताता है कि पार्टी के अंदर हर 5 साल बाद जो है एक बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना जो है वो लाजमी होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय द रिटर्निंग ऑफिसर लाइज बिफोर, तो याद रखेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल। बेसिकली नामजदगी मुस्तरद कबूल करने पर अपील कहां की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट याद रखेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है यहां पर अपील की जाती है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर नामजदगी कबूल या मुस्तरद करे तो उसके फैसले के खिलाफ अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जाती है और यह सेक्शन 63 पार्ट 1 के अंदर जो है हमें बताया गया है। द फंक्शन ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट आर इन सेक्शन 230। केयर टेकर हुकूमत के अख्तियारात किस सेक्शन में दर्ज हैं? तो आप बताएंगे सेक्शन 230 के अंदर जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के अख्तियारात और फराइज जो हैं वो बयान किए गए हैं। एन अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाइज बिफोर द हाई कोर्ट। याद रखेंगे अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हतमी फैसले को चैलेंज करना हो तो इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जाती है और खास तौर पर इलेक्शन या गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में। अगर असेंबली और सेनेट इंतखाबात में अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन अख्तियारात यहां भी हाई कोर्ट जो है इनको जाते हैं। नेक्स्ट है जी, टेक्नोक्रेट मीन अ पर्सन होल्डिंग डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप याद रखेंगे 20 ईयर। बेसिकली स्टूडेंट्स इलेक्शन एक्ट 2007 के सेक्शन 2 में वाज़े तौर पर बताया गया है कि टेक्नोक्रेट को कम से कम 20 साल का तजर्बा होना लाजिम है। टेक्नोक्रेट वो शख्स है जिसके पास कम से कम 20 साल का तजर्बा हो पोस्ट क्वालिफिकेशन का और उसकी 16 ईयर जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हो, तब हम उसको टेक्नोक्रेट जो है वो बोलेंगे। इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड बाय ओपन बैलेट। वजीर आला का इंतखाब सूबाई असेंबली के अरकान करते हैं और पाकिस्तान में वजीर आला का इंतखाब ओपन बैलेट के जरिए होता है, यानी वोट खुफिया नहीं बल्कि खुला होता है। यह तरीका आइन और असेंबली के कवानीन जो हैं उनके मुताबिक जो है वो तरतीब दिया जाता है। इलेक्शन एक्ट 2017 वाज एडॉप्टेड इन विच मंथ, तो याद रखेंगे अक्टूबर के महीने में जो है इलेक्शन एक्ट को मुतारिफ करवाया गया। इलेक्शन एक्ट जो है ये बेसिकली कब मुतारिफ हुआ? तो आप याद रखेंगे अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्शन एजेंट्स अंडर द इलेक्शन एक्ट। तो इलेक्शन एजेंट जो है इलेक्शन एक्ट में इट रेफर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट, इट में रेफर टू द कैंडिडेट देमसेल्फ टू। तो इसका आंसर हमारे पास बोथ अल्फा एंड बीटा आएगा, यानी कि दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको मुतारिफ करा सकते हैं, याद रखेंगे। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो दो क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। बेसिकली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार किसी शख्स को अपना इलेक्शन एजेंट जो है वो मुकर्रर कर सकता है। अगर वो किसी को मुकर्रर ना करे तो खुद उम्मीदवार भी अपना इलेक्शन एजेंट तसव्वुर होता है, इसलिए ये दोनों बातें क्या होंगी, दुरुस्त होंगी। विच द regard to the urban election areas, which of the following is not to be divided except in exceptional circumstances, तो आप याद रखेंगे सिवाय स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के जो सेंसस बुक है, ये ब्लॉक है, ये बेसिकली तकसीम नहीं होता। इलेक्शन हल्का बंदी में शहरी इलाकों में सेंसस ब्लॉक यानी मरदमशुमारी ब्लॉक जो है ये आम हालात में तकसीम नहीं होते, याद रखेंगे। सिर्फ खास वजूहात की बुनियाद पर तहरीरी रिकॉर्ड के साथ इनमें तरमीम जो है वो लाई जा सकती है। नेक्स्ट है जी,
अंडर द इलेक्शन एक्ट गवर्नमेंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट से मुराद जो है वो वफाकी, सूबाई, बल्कि सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो शामिल होती हैं, इसलिए इसका आंसर डेल्टा आएगा, यानी लोकल भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, और इसके अलावा जो है फेडरल गवर्नमेंट भी। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी, अंडर द एक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन्स। एक्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर द पोलिंग स्टेशन, बिल्कुल ठीक है। एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास बीटा बनेगा, यानी जो किसी पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया हो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, बिल्कुल ठीक है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ्राइज जो हैं वो भी अंजाम दे सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। तो ये दोनों जवाबात हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, ठीक होंगे। द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म सी। मुंतखब उम्मीदवारों को अपने इलेक्शन अखराजा रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा करवाने होते हैं, ये फॉर्म सी में जमा कराने होते हैं, याद रखेंगे। और सेक्शन 134 पार्ट 2 के अंदर जो है ये बात बताई गई है। अल्टरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन इन द सेक्शन 58। इसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन हालात के मुताबिक जो है प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जो है वो बेसिकली सेक्शन 58 के अंदर जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।